उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स टैक्स के ऑडिट पे, यानी फाइनेंस एक्ट 2024 में ये कंप्लीटली प्रोसीजर डिफरेंट हो गया है, तब्दील हो गया है, बदल गया सारा प्रोसीजर कि किस तरह से एफबीआर ने सेल्स टैक्स में ऑडिट करना है। यानी सबसे पहले नंबर पे कमिश्नर साहब जो हैं वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि किन रीजंस पे वो आपका ऑडिट करना चाह रहे हैं, और ये रीजंस, एक बात तो ये होगी कि रीजंस कमिश्नर ने रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करने के बाद वही रीजंस जो हैं वो आपने टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करनी है, और ये टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अगर ये ना की गई उस सूरत में ये ऑडिट जो है वो बेसलेस होगा। यानी सारी की सारी बेसिस जो है ना वो रिकॉर्ड करेगा सबसे पहले नंबर पे कमिश्नर, और दूसरे नंबर पे वो कम्युनिकेट टैक्स पेयर को कर देंगे। और टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करने के बाद ये कमिश्नर के पास इख्तियार है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है कि वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, यानी असिस्टेंट कमिश्नर कम अज कम असिस्टेंट कमिश्नर की बात की गई है। ये फाइनेंस एक्ट 2024 में ये बात आ गई है। इससे पहले ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू की बात थी कि यानी उसमें एक आप कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजन सी थी, लेकिन अभी क्लैरिटी आ गई। और असिस्टेंट कमिश्नर वो भी एक नोटिस जो है वो सर्व करेगा, टैक्स पे नोटिस करेगा कि आपके अगेंस्ट कमिश्नर साहब ने ऑडिट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें। यानी कि जो रीजंस रिकॉर्ड हुई ना वो रीजंस किसी ना किसी बेसिस पे होंगी। यानी वो इनकम टैक्स में से कोई डाटा रिट्रीव किया जाएगा, कुछ सेल्स टैक्स में किया जाएगा, एफईडी से कोई फेडरल एक्साइज रिटर्न से कोई किया जाएगा, या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किया जाएगा, या एनी कोई थर्ड पार्टी से कोई डाटा या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हुए उन रीजंस पे उन बेसिस पे वो टैक्स पेयर को कन्फ्रंट किया जाएगा। और ये ऑडिट जो कमिश्नर का ऑडिट है 25 में, और जो 72B में बोर्ड का ऑडिट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये अपनी जगह पे है। वो बोर्ड कर सकता है, कमिश्नर भी कर सकता है। कमिश्नर ने उसके बाद डायरेक्शन देनी है असिस्टेंट कमिश्नर को कि भाई आप इनको बोले कि ये डॉक्यूमेंट्स वो सारे प्रोवाइड कर दें। वो मैंने रिकॉर्ड की आपसे बात की लास्ट वीडियो में, यानी कि पूरे का पूरा रिकॉर्ड, जितनी भी आप अपना रिटर्न फाइल की है उसमें जितनी भी आपने परचेजेस की हैं, जितना इनपुट है, जितना आउटपुट है, इसके बाद बिजली का बिल है, उसके बाद अगर आपकी बिल्डिंग रेंटल है तो वो आ गया, इसके बाद कोई इनवाइसेस हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन है 73 की बैंकिंग ट्रांजैक्शन है कि कहाँ से हमने पेमेंट ली, कहाँ से हमने पेमेंट दी, जो हमने परचेजेस की, जो हमने सेल की, ये टोटल का सारा रिकॉर्ड है। ये सारे का सारा वो अपने नोटिस में कन्फ्रंट करेगा टैक्स पेयर को और बोलेगा कि भाई हमें ये सारा कुछ दे दें ताकि इसको स्क्रूटनाइज किया जाए और इन डिटेल टैक्स पेयर का ऑडिट किया जाए। तो ये 6 साल की बात लिखी है। मैंने अपने रिकॉर्ड में ये बताया था कि रिटेंशन के लिए, रिकॉर्ड को रखने के लिए 6 साल जरूरी है। तो इसी तरह से ये ऑडिट करने के लिए भी, और इसका नोटिस जब आएगा तो ये विद इन 6 ईयर होना चाहिए। 6 ईयर के बाद, रेलिवेंट टैक्स पेयर के 6 ईयर के बाद तो फिर ये ऑडिट हो नहीं सकता। तो सारे का सारा ऑडिट के लिए टैक्स पेयर ने अपना रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर को। अब असिस्टेंट कमिश्नर उसको सारे का सारा देखेगा और उसके बाद वो उस पर कोई ऑर्डर पास कर सकता है। यानी अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी लेकिन ऑर्डर पास कर सकता है उस पर, और ये ऑर्डर होगा सेक्शन 11E में। फाइनेंस एक्ट 2024 से पहले सेक्शन 11 सिर्फ चलता था, उसी में सारा मैकेनिज्म था, उसमें टाइम पीरियड की बात गई थी। और ये सारे के सारे को असिस्टेंट कमिश्नर जो है हर एक चीज़ को देखेगा, और देखने के बाद वो इस पे ऑर्डर पास करेगा। यानी सेक्शन 11E में वो ऑर्डर पास कर देगा, अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। अब ये तो टैक्स पेयर ने पूरे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम कर दिया असिस्टेंट कमिश्नर को। जब वो ऑडिट की प्रोसीडिंग कर रहा था तो उस वक्त ये सारे का सारा रिकॉर्ड दे दिया। उसके बाद वो फैसला करेगा, जिस तरह से भी करेगा। अगर बनता हुआ तो उसके अगेंस्ट को टैक्स निकाल देगा, अगर ना बनता हुआ तो नहीं निकालेगा। लेकिन अगर टैक्स पेयर अपना रिकॉर्ड ही नहीं देता, ये भी मुमकिन है
कि टैक्स पेयर को वो नोटिस ही ना मिला हो, और ऑफिसर जो है इस सूरत में ऑर्डर पास करेगा। अब वो 11D में ऑर्डर पास करेगा। अब 11D जो है ये भी फाइनेंस एक्ट में ही आई बात, यानी कि फाइनेंस एक्ट 2024 में ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो है ना वो चेंज हो गया, यानी ऑडिट का मैकेनिज्म चेंज हो गया, उसमें असेसमेंट का ऑर्डर पास करने का नया सेक्शन आ गया, ये काफ़ी सारी तब्दीली हो गई। उसी तरह से अपील के वाले पे भी हुई कि इस हद तक अपील जो हम लोग कमिश्नर अपील के पास लेके जाएंगे, अगर इतना टैक्स हुआ तो इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया तो फिर हम लोग ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी तब्दीली फाइनेंस एक्ट 2024 में आ गई। अब अगर टैक्स पेयर ने अपना रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया तो इस सूरत में 11D में वो अपनी बेस्ट जजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास करेगा, यानी जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक टैक्स पेयर मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन गैपको, लेस्को, फेस्को वहां से ले सकता है। अगर उसके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड आ गया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई कि भैया आपने इतनी ज़्यादा टैक्सेबल परचेजेस किए हैं और आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, तो वो अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है इसमें। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म है, यानी कि सबसे पहले नंबर पे वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा, और रीजंस जो रिकॉर्ड करेगा वो किसी ना किसी बेसिस पे करेगा। इनकम टैक्स की रिटर्न को बेस बनाएगा, सेल्स टैक्स को बनाएगा, एफईडी को बनाएगा, थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन को बेस बनाएगा। उसके बाद कमिश्नर डायरेक्ट करेगा असिस्टेंट कमिश्नर को कि भाई आप ये सारे का सारा रिकॉर्ड मंगवा लो। सारा रिकॉर्ड आ गया, सारा रिकॉर्ड आने के बाद उस पर स्क्रूटनाइज की, सारा का सारा असिस्टेंट कमिश्नर ने देखा कि कहाँ कहाँ पर इनवाइसिस को देखा, बैंक स्टेटमेंट को देखा, बिजली के बिल को देखा। सब कुछ देखने के बाद पता ये चला कि ऑडिट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद वो ऑर्डर पास करेगा। ये तो थी कि सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया। अगर सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया तो उस सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर क्या करेगा कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट करते हुए ऑर्डर पास कर देगा और उसका टैक्स निकाल देगा। अब ये सारे का सारा मैकेनिज्म प्रोसीजर हमने देख लिया। अब अगर एक टैक्स पेयर के नॉलेज में ये बात आ गई, जब कमिश्नर ने उसको रीजंस कम्युनिकेट कर दी, तो ऑडिट का असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ आने से पहले, नोटिस आने से पहले अगर वो ये सारा कुछ जमा करवा देता है तो क्या बनेगा कि जो सेक्शन 33 में पेनल्टीज की बात की गई है ना, तो फिर उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि नोटिस आने से पहले उसने पेश हो गया और अपना रिकॉर्ड जमा करवा दिया तो फिर पेनल्टी की बात नहीं। और उसमें उसने एग्री कर दिया कि भाई मैं अपना जो टैक्स है वो जमा करवाने के लिए तैयार हूँ, कोई डिफ़ॉल्ट से चार्ज बनता है तो वो जमा करवाने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह से अगर सेक्शन 11E जिसमें ऑर्डर पास होना है उसका नोटिस आने से पहले या ड्यूरिंग द ऑडिट उसने क्या किया टैक्स पेयर ने कि अगर कोई टैक्स ड्यू हुआ, बनता हुआ, जमा करवाने वाला जमा करवा दिया, उसके साथ डिफ़ॉल्ट से चार्ज जमा करवा दिया, तो 25% की हद तक उस पर पेनल्टी लगेगी। और इसी तरह से अब अगर नोटिस आ गया, 11I का नोटिस जो है ना वो स्टार्ट हो गया, 11I का नोटिस स्टार्ट होने के बाद फिर उस पर पूरी की पूरी पेनल्टी भी लगेगी, डिफ़ॉल्ट से चार्ज भी लगेगा, और जो टैक्स ड्यू बनता होगा वो भी पे करना पड़ेगा। यानी हमने इसमें पेनल्टीज के हवाले से ये देखा कि एक तो नोटिस जारी होने से पहले की बात है, सिर्फ रीजंस कम्युनिकेट हुई हैं, उस वक्त आपके नॉलेज में बात आ गई है तो आप चले गए हैं, जो टैक्स बनता है वो आपने पे कर दिया है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पे ड्यूरिंग द ऑडिट आपके नॉलेज में ये बात आ गई है तो आपने ड्यू टैक्स जो शार्ट पेड टैक्स है वो जमा करवा दिया, तो 25% की हद तक आपने पेनल्टी साथ जमा करवानी है। और इसी तरह से अगर सेक्शन 11E का नोटिस जारी होने के बाद आप देखेंगे इसको तो उसमें पूरी की पूरी पेनल्टी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी वीडियो में आपको ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म बता दिया कि कमिश्नर साहब किस तरह से रीजन रिकॉर्ड करेंगे, रीजंस की बेसिस क्या होगी, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो किस तरह से आपसे रिकॉर्ड कॉल फॉर करेगा और उस पर ऑर्डर पास करेगा, और उसमें पेनल्टीज को देखेगा कि भाई ये इस पर कितनी पेनल्टीज लगती हैं या पेनल्टीज नहीं लगती। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानी पैदा करे। जज़ाकल्लाह।